हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बोर्ड परीक्षा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1 और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनको हम हल भी करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्नावली 3.1। देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड भी हैं वो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इनको एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हमें कुछ अनुपात जानने होंगे कि यदि दो समीकरण दे रखे हैं और उसमें यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण युग्म संगत होगा और इनका केवल एक ही हल होगा। इसी प्रकार से दूसरा ये है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तीनों अनुपात यदि बराबर हैं तो समीकरण युग्म संगत है और इसके अनंत हल होंगे। इसी तरीके से जो हमारा तीसरा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 परंतु ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसा समीकरण युग्म जो होगा वो असंगत होगा और इनका कोई हल नहीं होगा। ये हमें ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे उसमें पूछेगा कि ये समीकरण दे रखे हैं, दो समीकरण, और इसके समीकरणों का हल जो है वो संगत, ये समीकरण संगत हैं अथवा नहीं है। तो जब हम देखेंगे अनुपात को निकाल करके, अभी देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको हल करते हैं। तो पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्या है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इनका देखिए हम लोग हल करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये संगत हैं या नहीं हैं। तो हम देख लेते हैं, एक पार्ट करके या दो पार्ट करके देख लेंगे कि कौन कौन से संगत आएंगे, कौन कौन से संगत नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला खंड है उसमें दे रखा है दो समीकरण 3x + 2y = 5 और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x - 3y = 7। अब इनको पहले तो हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे? 3x + 2y, 5 इधर आ जाएगा तो -5 = 0। इसी तरीके से जो दूसरा है 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इनमें a, b और c निकालेंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 है, इसको हम मान लेते हैं और इसको मानते हैं ये समीकरण नंबर 2 है। तो जो a समीकरण है, पहला समीकरण है, उसमें हम a1 लिखते हैं। a1 बराबर क्या है? जो x का गुणांक है वो a1 है अर्थात 3। b1 क्या है? b1 बराबर है 2 और इसी तरीके से c1 बराबर है -5। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में a का मान कितना है? ये x का गुणांक है, a2 लिखेंगे इसको। a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। तो ये मान हम लोगों ने यहाँ से रख लिए, a1 a2, b1 b2 और c1 c2 के। तो अब हम लोग जो अभी हमने पढ़ा था कि a1/a2 और b1/b2 इन अनुपातों की तुलना करेंगे और तभी हम जानेंगे कि ये संगत हैं या असंगत। अब अनुपात निकालते हैं। a1/a2 क्या होगा? बराबर a1 3 है, a2 2 है, तो 3/2 आया।
इसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे। ये कितना है 2/-3। अब देखिए हमको देखने से ही ज्ञात है कि ये a1 a2 का अनुपात जो b1/b2 है ये बराबर नहीं है। यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/-3 है, तो आगे करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो यहाँ पर ये पहली वाली जो शर्त थी वो है, इसमें समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अतः यह समीकरण युग्म संगत होगा। इस तरीके से हम लिख देंगे। और दूसरा पार्ट जैसे हम देखेंगे, देखिए इस तीसरे सवाल का अगला पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। ये तो सिंपल ही है, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने अभी हल कर लिया है, तीसरा देख लेते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरे पार्ट में दे रखा है कि 3/2x प्लस 5/3y। अब ये जो तीसरा पार्ट है वो है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको भी ठीक तरीके से करने पर क्या आ जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। तो अब इनमें यदि हम लिखेंगे तो a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 2 से हम लिखेंगे a2 बराबर 9 है, b2 बराबर -10 है और c2 बराबर -14 है। तो जब मान ज्ञात हो गए हैं तो चूंकि a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2/9 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3/2 गुणा 9 बराबर 3/18। ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया a1/a2। इसी तरीके से b1/b2 कितना है, b1/b2 इस अनुपात को भी देख लेंगे, बराबर b1 है 5/3 और इसके बट्टे में b2 है -10, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/3 गुणे -10 बराबर 5/-30। अब अगर इसको और हम हल करेंगे तो 3 एकम 3 छक 18 और 5 एकम 5 छक्का 30। लेकिन ये a1/a2 बराबर 1/6 आया और b1/b2 बराबर -1/6 आया। अर्थात यहाँ पर भी जो अतः a1/a2 ये बराबर नहीं है b1/b2 के। इस प्रकार यह समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। यह समीकरण युग्म भी संगत होगा।
तो इसी तरीके से हम देख लेंगे, यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो फिर तब भी ये संगत होगा। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के नहीं है तो फिर ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए 5वां सवाल भी इम्पॉर्टेंट है और ये जब भी पूछा जाता है तो 2 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। हम देखते हैं इसको, मान लीजिए ये एक बाग है और आयताकार बाग है, क्वेश्चन नंबर 5, और दे रखा है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो यदि ये x मीटर हो जाएगी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर अधिक है, x + 4 मीटर, तो लंबाई बराबर x + 4 मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न में दे रखा है आपको, प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप जो दे रखा है वो है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और जब अर्ध परिमाप है तो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 है। लंबाई आपको ज्ञात है कितनी है, x + 4 और प्लस चौड़ाई है x बराबर 36। x और x जुड़ जाएगा, 2x + 4 बराबर 36 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये जो 36 है, 4 इधर से जाएगा, -4 हो जाएगा, 2x बराबर 32 और x बराबर 32, 2 गुणा में है बटे में चला जाएगा, 32 है ये 16 आ जाएगा, तो x बराबर 16 मीटर। अर्थात बाग की चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, लंबाई बराबर x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर 20 मीटर। तो ये हमें दोनों विमाएं ज्ञात हो गई, चौड़ाई है 16 मीटर और लंबाई है 20 मीटर। तो इस तरीके से ये सवाल भी हल हो गया बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 7वां सवाल है, ये बड़े क्वेश्चंस में पूछा जाता है और समझ लीजिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इतना सवाल है ये। तो देखते हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, जो भी समीकरण दे रखे हैं। समीकरण है, क्वेश्चन नंबर हमारे 7 है 3.1 का, और पहला समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, तो इससे ये हो जाएगा x - y बराबर -1। इसी तरीके से दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y बराबर
3x+2y -12 बराबर 0। तो ये समीकरण हो जाएगा 3x+2y बराबर 12। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ग्राफ बनाना है तो इनके निर्देशांक हमें निकालने होंगे और निर्देशांक निकालने के लिए क्या है, निर्देशांक निकालने के लिए हम एक एक समीकरण से देखेंगे। देखिए समीकरण 1 से माना x बराबर 0। पहले हम x को 0 मानेंगे, फिर y को 0 मानेंगे। जब हमने x को 0 माना तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1। तो x की जगह 0 माइनस वाई बराबर -1। तो ये माइनस वाई बराबर -1, वाई माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 1। अब इसको हम P बिंदु मान लेते हैं कि P बिंदु है, पहला बिंदु हमें मिल गया। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x की जगह हमने 0 माना है और y का मान निकला है 1। तो ये P बिंदु के लिए निर्देशांक हमको ज्ञात हो गए। इसी तरीके से हम दूसरा y का मान दोबारा करते हैं कि माना y बराबर 0। तो समीकरण है x माइनस वाई बराबर -1 और इस बार x माइनस 0 बराबर -1। तो x बराबर -1। अब जब x बराबर -1 आ गया तो हम इसको मान लेते हैं कि ये Q बिंदु है और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x का मान -1 और y का मान हमने 0 माना था यहाँ पे। तो ये दोनों आ गए बिंदु। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे समीकरण नंबर 2 है उससे भी निकाल लेंगे। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 से कि बिल्कुल वही प्रोसेस है। माना x बराबर 0 तो समीकरण हमारा है 3x+2y बराबर 12। तो x की जगह हम 0 रख देंगे +2y बराबर 12। तो 3 से 0 हो गया +2y बराबर 12। तो y बराबर 12/2। 2 एकम 2 छंग 12, y बराबर आ गया 6। तो इसको हम मान लेते हैं r बिंदु। r बिंदु के निर्देशांक आ गए, क्या आया, x बराबर हमने 0 माना था और y बराबर 6 आ गया। तो ये 0 और 6। इसी तरीके से दोबारा हम इसी समीकरण में माना y बराबर 0 तो 3x+2y बराबर 12। तो 3x+2y की जगह 0 हो गया बराबर 12। तो 3x क्योंकि 2 से 0 की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 12। तो x बराबर 12/3। 3 एकम 3 चक्कू 12। तो x बराबर मान आ गया 4। इसको हम मान लेते हैं कि ये चौथा बिंदु है S। तो S बराबर क्या निर्देशांक आ गए, x की जगह 4 और y की जगह 0, यानी 4,0। अब हम देखते हैं, ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पेपर तो आप लोगों ने देख रखा होगा। हम एक सिंपल से प्लेन पेपर पर ग्राफ बना के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ पेपर का ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। और इसी तरीके से ये 1,
2, 3, 4, 5 और 6। इस तरीके से वाई अक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इसी तरीके से 6, ये हम चलते जाएंगे। 6 तक हमने ये दिखा दिया है यहाँ पे। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब हम देखेंगे कि जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। P बराबर हमारा जो आया है वो 0,1 है। तो 0 का मतलब एक्स अक्ष पे हमें 0 चलना है और वाई अक्ष पे 1 चलना है। तो ये 0 हो गया। वाई अक्ष पे हम 1 चले तो ये हमें एक बिंदु मिल गया। यहाँ पर ये P बिंदु हमको मिल गया। P बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? 0,1। इसी तरीके से एक्स अक्ष अगर पीछे की तरफ होगा तो ये -1, -2, -3। अब इसमें दूसरा Q बराबर क्या दे रखा है? Q बराबर है -1, 0, यानी x पे हम -1 चलेंगे और y पर 0, तो फिर ये बिंदु हमें मिल जाएगा। ये बिंदु जो है ये Q है और इसके निर्देशांक हैं -1, 0। अब तीसरा बिंदु जो है वो R है और R बराबर है 0,6। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 6 चलेंगे तो ये हमको एक बिंदु मिल गया। कौन सा? R बिंदु। ये R मिल गया। और S बराबर क्या है? 4,0। तो x अक्ष पे 4 चलना है और y अक्ष पे 0, तो ये हमें मिल गया S। अब हम इन सभी को जो है मिलाएंगे, दो बिंदुओं को। समीकरण नंबर 1 से जो P और Q मिला है इसको बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो हम अच्छे से स्केल से इसको खींचेंगे और जब भी पेपर में बनाएंगे तो हम पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ये देखिए P और Q, ये P है, ये Q है। P और Q को से होती हुई एक रेखा खींच दी इधर, और अब हम R और S से होती हुई भी एक रेखा खींच देंगे। ये एकदम सीधी रेखा यहाँ से खींचेंगे ऐसे। तो ये हमारा एक त्रिभुज जो बन गया इस बिंदु पे, इसको नाम दे देंगे हम T। और इस T बिंदु के कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम इसको बिल्कुल ग्राफ वाली कॉपी पर बनाएंगे तो ये सारी दूरियां एकदम से बराबर रहेंगी और ये जो T बिंदु है हमारा वो कहाँ पर काटेगा? वो ये जो 3 है, देखिए 3 के सामने लगभग क्रॉस कर रहा है। तो और इधर क्या है? इधर यदि हम देखेंगे तो ये 2 पे है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 2,3। अब कहता है कि इस त्रिभुज के सब पार्ट को, जो त्रिभुज बना है उसको छायांकित कीजिए। तो आपको इस तरीके से इसको छायांकित कर देना है। ये यहाँ से है त्रिभुज, ये जो y अक्ष है उसके आगे से ये इतना पार्ट हमने छायांकित कर दिया है। और क्वेश्चन में आगे कहता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज हमारा कौन सा बना? ये देख लीजिए, त्रिभुज बन गया QTS। त्रिभुज QTS में जो शीर्ष हैं तो Q बराबर निर्देशांक लिखे हुए हैं -1, 0। T बिंदु है तो T बराबर क्या है? निर्देशांक आए हैं, आप देख सकते हैं 2,3, तो ये लिख देंगे 2,3। और जो S बिंदु है
उसके निर्देशांक हैं 4,0। ये यहाँ पे एस बिंदु है 4,0 हम लोगों ने पहले से ही बना रखा है। तो ये हमारे जो है सभी शीर्ष हैं, तीनों शीर्षों के भी मान आ गए। देखिए इसको जब भी पेपर में बनाना है तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, वहाँ पे पटरी और पेंसिल से ही इसे हमें वहाँ पे ड्रा करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ज़्यादा बड़े कुछ। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.2, और 3.2 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पहले देख लेते हैं और फिर उनको हल करते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा और छठा पार्ट ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बहुत से पार्ट हैं, जिसमें से पहला, चौथा, पांचवा और छठा, जिसमें ये जैकब वाला जो है और भिन्न के अंश और हर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अल्टरनेट क्रम में पूछे जाते हैं और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो सवाल है उसको हम लोग पहले हल करते हैं और देखते हैं। कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए जो समीकरण युग्म हैं इनको हल करने की प्रतिस्थापन विधि है और विलोपन विधि है जो आपको पढ़नी है। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं, फिर 3.3 प्रश्नावली में विलोपन विधि भी है वो भी देख लेते हैं। और हमको जब भी हम हल करते हैं सवाल तो हमें लगता है कि जो प्रतिस्थापन विधि है उसकी अपेक्षा जो विलोपन विधि है वो ज़्यादा आसानी से उसमें समीकरण हल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में यदि उसने दे रखा है कि समीकरण युग्म को इस विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन दे रखा है, तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना है, नहीं तो फिर वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जैसा दे रखा है उसी तरीके से करना है। तो हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 और इसमें है ये प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि मान निकालेंगे और उसको प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए कैसे हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा खंड, समीकरण दे रखा है कि s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। और समीकरण 2 है जो वो है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये समीकरण है, इसको थोड़ा सा हम सरल कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 6, 3 दूना 6 तो 2s आ जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6 तो 3t आएगा बराबर 6/1 कर लेते हैं। और ये कैंची की गुणा कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 और 6 का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 और ये t जो है ये इधर आके प्लस t हो जाएगा। तो ये हमारा s का मान आ गया। अब s का मान जो है वो हम क्या लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जब समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36।
अब यहाँ पर s का मान जो है 3 + t है, तो यहाँ पर डाल देंगे 2 है, 3 + t + 3t बराबर 36। इसके गुणा हो जाएगी, 3 दूना 6 + 2t + 3t बराबर 36। अब आगे देखिए क्या है कि ये 6 है, 2t और 3t मिल करके 5t बराबर 36। तो 5t = 36, ये प्लस में है यहाँ के माइनस, तो 5t = 30 और फिर t बराबर 30/5, 5 1 जा 5 6 जा 30। तो यहाँ पे क्या आ गया, t बराबर 6। अब देखिए t का मान तो हमें ज्ञात हो गया। अब t का मान ज्ञात हो गया, s का मान हमें ज्ञात करना है। तो s बराबर क्या है, 3 + t। अब यहाँ पर t का मान रखने पर, तो t का मान रख देंगे। s बराबर क्या दे रखा है, s बराबर 3 + t। तो s बराबर t का मान है 6, तो s बराबर कितना आ गया आपका, 3 और 6 9। तो यहाँ पर हमको दोनों के मान ज्ञात हो गए, s और t के। इसी तरीके से प्रतिस्थापन विधि से हमें क्वेश्चंस को हल करना है। संभवतः आप लोग प्रतिस्थापन विधि समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले देखिए हमें y और x के मान ज्ञात करने हैं। तो दोनों समीकरण दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो सवाल है इसमें कहीं पर ये नहीं दे रखा है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कीजिए। तो इसको हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से, ये हम पे निर्भर करता है। तो चूंकि विलोपन विधि थोड़ी आसान होती है और आप लोग देख लीजिए अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो दोनों समीकरण दे रखे हैं वो पहला समीकरण है 2x + 3y = 11, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा है 2x - 4y = -24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम इसको यदि विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या आएगा, इसको हल करने पर समीकरण 1 लिख देंगे प्लस दूसरा समीकरण उसके नीचे लिख देंगे 2x - 4y = -24। और इन समीकरणों को हल करने के लिए देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हुआ चलता हूँ कि समीकरण में जो मान बराबर होता है x या y का, जिस भी चर का, उसमें देखते हैं हमें विपरीत चिन्ह मिलेगा तो वो कट जाएंगे, विलोपित कर देंगे उनको, क्योंकि विलोपन विधि होती है। तो यहाँ पर 2x है लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो सभी का चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे चिन्ह बदल करके लिखते हैं और फिर इन्हीं चिन्हों को मानते हैं, इन चिन्हों को हम नहीं मानते हैं। तो ये हमारा 2x से 2x कट गया, ये 4y और 3y मिल करके हो गया 7y = 24 भी प्लस में है 11 भी, तो
ये कितना हो गया 35। तो y बराबर 35/7, 7 एकम 7 पच्चे 35, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5। अब y के बाद हम x का मान याद कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जिसमें आप रखना चाहें। आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा हुआ है तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान क्या है 2x + 3 और y का मान है 5 लिख देते हैं यहाँ बराबर 11। तो 2x प्लस इनकी गुणा हो जाएगी 15 बराबर 11। तो 2x बराबर क्या आ गया 11 और ये +15 इधर आके -15। तो ये हो जाएगा x 2x बराबर -4। देखिए एक प्लस की संख्या है एक माइनस की संख्या है, घट जाएगा 15 में से 11 गया 4 बचा। लेकिन जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह रखते हैं, उसी संख्या का चिन्ह। तो माइनस में है बड़ी संख्या तो -4। तो ये 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, 2 एकम 2 दूना 4। तो x का मान जो आया वो आया x बराबर -2। ये हमारा x का मान आ गया और ये y का मान निकल आया था पहले ही। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिखते हैं प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3, m का मान हमें ज्ञात करना है तो हम सबके मान रख देंगे। y बराबर 5 आया है, m का मान निकालना है, x का मान है -2 और +3, ये समीकरण में दे रखा है। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 5 बराबर -2m + 3। अब यदि हम इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 2m और ये 5 है पहले से ही +5 बराबर 3। तो 2m बराबर 3 और 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 2m बराबर -2। देखिए 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ी संख्या है तो -2 आ गया। m बराबर -2 और ये बट्टे में चला गया 2 एकम 2 एकम। तो m बराबर -1, यही आपका आंसर है। कहता है m के किस मान के लिए ये तो हल हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कई पार्ट हैं जिसमें से हम पहले देखते हैं, पहला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पार्ट जो है वो क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दे दिया है स्पष्ट कि उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही इनके हल निकालेंगे। पहले तो समीकरण बनाएंगे। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये और पूछे जाते हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही हम लोग हल कर रहे हैं और इनको रिवीजन आप लोग ज़रूर करिएगा। बहुत ही संभावना है कि ये ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है उसमें हम क्या मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, तो हम मानते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। अब दो शर्तें दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। तो प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार क्या है कि कहता है दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, तो बड़ी में से ही छोटी संख्या घटाएंगे। में से जब छोटी संख्या हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26। और फिर सेकंड शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है, दूसरी, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो बड़ी संख्या है वो 3 गुनी है, x पहले से ही बड़ा है तो ये 3 गुना है, इसलिए y को भी हम 3 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। और अब x बराबर 3y, तो x 3y इधर आ गया, माइनस 3y बराबर क्या गया, 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम x का मान जो है, यह x बराबर 3y जो आया है इसी को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और यही मान रख देते हैं सीधे समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 है। और x की जगह 3y लिखना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से 1y गया तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 13। अब y का मान आ गया, यानी कि छोटी संख्या आ गई, तो x का मान भी ज्ञात करने के लिए हम अब y का मान रखेंगे। अब y का मान मान लो हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान निकालना है, माइनस y है 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 माइनस 13 इधर से जा करके प्लस 13, तो x बराबर 39। तो x का मान आ गया। इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये चौथा खंड है तीसरे का। इसमें हम मानते हैं कि माना नियत भाड़ा जो हमें देना ही देना है x रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y रुपये। अब हम देखते हैं कि शर्त क्या दे रखी है। प्रथम शर्त जो है उसके अनुसार क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये देना है। तो प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा देना है, कुल भाड़ा बराबर 105 रुपये। अब ये जब 10 किलोमीटर चलेंगे तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, ये ध्यान देना है कि जो नियत भाड़ा है वो तो हमें देना है, प्लस अतिरिक्त भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर है, ये y रुपये प्रति किलोमीटर है। तो x रुपये हमने दिया और 10 किलोमीटर चले तो क्या दिया, 10y, इनको जोड़ देंगे तो ये 105 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सेकंड शर्त अनुसार क्या है, सेकंड शर्त है कि 15 किलोमीटर के लिए
तो हम 15 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना है, वो है 155 रुपये। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में। तो 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा देना है, प्लस 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15 इंटू वाई, ये हो जाएगा 155। अब ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण जो है x प्लस 10y बराबर 105, दूसरा है x प्लस 15y बराबर 155। हल करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे घटाने पर, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये x और x कट गया, ये माइनस का 15y है, प्लस का 10 है, तो माइनस 5y बराबर, यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी है, 155 में से 105 घटाएंगे 50 आएगा, वो भी माइनस का, माइनस माइनस कट जाएंगे, y बराबर 50/5। तो ये 50/5 आएगा, 5 एक कम 5 दहम 50, तो y बराबर 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको कर सकते हैं। x प्लस 10y बराबर 105, यहाँ पर हम y का मान रख देंगे x प्लस, जब भी हम मान रखते हैं तो हमें ब्रैकेट्स में रखना चाहिए, y बराबर 10 आया हुआ है बराबर 105। अब ये x प्लस 10 और 10 का गुणा हो जाएगा 100 बराबर 105। x बराबर क्या होगा 105, और ये जो 100 है ये प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा -100 हो जाएगा, तो x बराबर 5, y बराबर 10 और x बराबर 5। तो नियत भाड़ा हमारा कितना आ गया 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा है 10 रुपये प्रति किलोमीटर। अब हमें निकालना है, प्रश्न कहता है अतः 25 किलोमीटर के लिए, अतः 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 किलोमीटर चलना है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा x प्लस 25y। x निश्चित है, नियत भाड़ा है, और 25 हमें प्रति किलोमीटर y से गुणा कर देंगे, तो x का मान है 5 प्लस 25 और y का मान है 10। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 5 प्लस 25 और 10 की गुणा हो जाएगी 250, 255 रुपये। ये हमारा आंसर है कि 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देना पड़ेगा। नियत भाड़ा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपये है। इस प्रकार ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला इम्पोर्टेंट पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं। बिल्कुल सीधा सा सिंपल है। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके हैं जितने भी, इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है बस वही हमें करना रहता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 5वां है, तीसरे का 5वां खंड। इसमें हम मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y, ये भिन्न है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या है,
पहली शर्त क्या दी है क्वेश्चन में कि यदि इसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम 2 जोड़ देते हैं, तो ये भिन्न हो जाती है 9/11। अब इसको सरल कर लेंगे, सीधा समीकरण बना लेंगे। देखो 11 से इधर गुणा कर देंगे, कैंची गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। पक्षांतर कर लेंगे, 11x माइनस 9y बराबर ये 18 है और ये है 22, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरी शर्त क्या है। सेकंड शर्तानुसार दूसरी जो शर्त है वो कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो हम 3 जोड़ देते हैं, तो ये भिन्न जो है वो 5/6 के बराबर हो जाती है। फिर वही काम करेंगे, 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 15। अब फिर पक्षांतर कर लेंगे, 6x इधर से 5y आएगा माइनस में बराबर 15 और ये 18 जाएगा, फिर ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। -3 क्यों आया? देखिए 18 में से जब 15 घटाएंगे तो 3 आएगा और बड़ी संख्या जो होती है उसका जो चिन्ह होता है वही हम लगाते हैं। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब जैसे भी पीछे किया था, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4, और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब यहाँ पर चूंकि x का मान भी बराबर नहीं है, y का भी बराबर नहीं है, तो इस तरीके के जो समीकरण होते हैं उनमें हमें गुणा करना पड़ता है। तो हम इस समीकरण को मान लीजिए 6 से गुणा कर दें और इस समीकरण को 11 से गुणा कर दें। तो जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66x माइनस 54y बराबर -24, और 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66x माइनस 55y बराबर -33। अब इन समीकरणों को जब हम हल करेंगे, दोनों समीकरणों को, तो जब इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये प्लस का 55y है में से 54y जाएगा, 1y बचेगा, y बराबर, ये भी प्लस में है, 33 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा। तो y बराबर हमारा आ गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर -4। 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9 और y की जगह 9 लिख देंगे बराबर -4। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y 81 बराबर -4। अब इसके बाद 11x बराबर, इसको पक्षांतर कर लेंगे, -4 है और इधर से ये 81 जाएगा, प्लस 81 हो जाएगा। तो 11x बराबर 81 में से 4 गया 77, तो x बराबर 77/11। 11 एक कम, 11 7 77, तो x का मान कितना आ गया 7। अब x बराबर 7 आ गया और y बराबर आ गया 9। अतः भिन्न क्या हो जाएगी,
अतः भिन्न बराबर x/y बराबर 7/9। ये हमारा आंसर है। तो ये सवाल भी हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस प्रश्नावली का एक लास्ट पार्ट बचा है तीसरे का। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अल्टरनेट क्रम में पूछे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको ज़रूर तैयार करिएगा। देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये सवाल जो भी आते हैं ये बड़े सवाल हैं। ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में भी मिलते हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार करिएगा। और बहुत ही आसान से सवाल हैं, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ये छठा खंड है। क्वेश्चन नंबर 3 का छठा पार्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें हम मानते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, फिर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है? प्रथम शर्तानुसार है कि 5 वर्ष बाद, तो हम देख लेते हैं 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो कितनी हो जाएगी? x + 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5। आज y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद y + 5 हो जाएगी। कहता है कि जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो हमको यदि इनको बराबर में लिखना है तो बराबर, और जो पुत्र की आयु है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। अब इसको समीकरण बना लेते हैं। x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15, पक्षांतर x - 3y बराबर 15 - 5, तो x - 3y बराबर 10। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे कि सेकंड शर्त क्या है। दूसरी शर्त है, सेकंड शर्तानुसार दूसरी जो शर्त है वो ये है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब आप जान रहे हो कि 5 वर्ष पूर्व, इस समय x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी? x - 5, और उसके पुत्र की आयु क्या होगी? y - 5। अब शर्त में दे रखा है कि जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हम इनको यदि बराबर करना चाहें तो पुत्र की आयु को भी 7 गुना कर दें, 7 से डिवाइड कर दें। तो देखिए क्या आता है, समीकरण बनाते हैं। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35, पक्षांतर करेंगे x - 7y बराबर -35, और ये आएगा +5। तो x - 7y बराबर क्या आएगा? -2। अरे सॉरी, यहाँ पे 35 है, -35 ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा -30। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से यहीं पर देख लेते हैं, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा है x - 3y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है x - 7y बराबर -30। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस।
ये जब समीकरण हल करते हैं तो हम चिन्ह बदल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर घटाते हैं अक्सर, तो चिन्ह बदल देते हैं ताकि कोई एक मान कट जाए जो भी बराबर हो। तो x कट गया, और यहाँ पर प्लस का 7y है, माइनस का 3y है, तो 4y बराबर, ये 30 है और ये 10 है, दोनों जुड़ जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो y बराबर 40/4, 4 एकम 4 दहम 40 बराबर 10। y बराबर आ गया 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो x माइनस 3 और y की जगह 10 लिख देंगे बराबर 10। तो x माइनस 3 दहम 30 बराबर 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 है इधर, ये माइनस का 30 इधर जाके प्लस 30, तो x बराबर 40। इस प्रकार जब भी आप क्वेश्चन हल करिए उसके बाद लास्ट में आंसर को समराइज जरूर कर दीजिए। इस प्रकार जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x, तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना आया है, 10 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। ये प्रश्नावली आपकी फाइनल हो गई 3.2। और अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 जो कि है, इसमें 1-2 सवाल ही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रिपीटेड पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष। समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 3.3 का। ये जो दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे का जो ये तीसरा खंड है, तीसरा और चौथा, ये दोनों जो है क्वेश्चन आप देखेंगे पीछे के वर्षों में तो पूछे जाते हैं अल्टरनेट क्रम में। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है, 9 है। तो हल करते हैं। यह आपकी है प्रश्नावली 3.3। विलोपन विधि है। विलोपन विधि से हमने अभी 1-2 सवाल हल भी पीछे किए हैं और यहाँ पर भी देखेंगे। तो अब हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 का तीसरा खंड है। माना इकाई का अंक x, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। ये हमने मान लिया। तो अब संख्या पद क्या होगा, संख्या पद देखिए आप लोग ध्यान दे के समझ लीजिए इसको। संख्या पद जो होता है वो जब हम इकाई लिखेंगे, जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा कर लीजिए आप और उसमें इकाई जोड़ दीजिए तो संख्या पद मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण आपको यहाँ पे हम बता भी देते हैं। जैसे मान लीजिए 56 कोई संख्या है, तो इसको यदि हमें लिखना हो इस तरीके से तो क्या लिखेंगे, दहाई का जो अंक है उसको 10 से गुणा कर दीजिए आप, 10 गुणे 5 और प्लस इकाई का अंक लिख दीजिए। तो देखिए कितना आता है, 5 दहम 50 और प्लस 6 यानी बराबर 56। तो ये संख्या पद लिखने का तरीका है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे संख्या पद जो आएगा, दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा कर दिया प्लस x, ये हमारी संख्या हो गई, संख्या पद हो गया। इसको हम मान ही लेते हैं कि चलो ये समीकरण है 1। फिर प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या है कि
दोनों संख्या के इकाई और दहाई को यदि हम जोड़ दें तो संख्या के अंकों का योग कितना हो जाता है? 9। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त जो है वो कहता है कि जो वास्तविक संख्या है, जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना, वास्तविक संख्या का 9 गुना। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर है संख्या को पलटने के 2 गुने से, यानी 2 गुणा संख्या पलटने पर। तो अब हम यही करते हैं। वास्तविक संख्या हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है 10y + x बराबर इसका 9 गुना। 9 से गुणा कर देंगे संख्या का 9 गुना। जो पलटने पर संख्या पलटेंगे तो क्या करेंगे? दहाई की जगह पर इकाई लिख देंगे और इकाई की जगह पर दहाई लिख देंगे। वो 2 गुना है तो उसको हमने 2 से गुणा कर दिया। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 9 दहम 90 y + 9x बराबर 20x + 2y। अब हम इनको एक पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 90y और ये 2y इधर ले आएंगे तो -2y बराबर इधर 20x है और 9x इधर चला जाएगा तो -9x हो जाएगा। तो 90 में से 2 घटाएंगे तो 88y बराबर 20 में से 9 गया 11x। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 11x बराबर 88y, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा? 88/11 और ये y है। अब 11 × 1 = 11 88। तो x बराबर क्या आ गया हमारा? 8y। अब हम x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 है। 2 में रखने पर समीकरण 2 में जब हम रखेंगे, समीकरण 2 है x + y बराबर 9। तो x की जगह हम लिखेंगे 8y + y बराबर 9। बहुत ही सिंपल सा है। अब 8y और 1y जोड़ देंगे, 9y बराबर 9। तो y बराबर क्या हुआ? 9/9 बराबर 1। 1/1 यानी कि 1। अब y बराबर हमारा आ गया आंसर कितना? 1। तो संख्या क्या हो जाएगी? अभी हमें x का भी मान निकालना है। x बराबर है 8y, क्योंकि x बराबर 8y तो बराबर 8 × 1, y का मान 1 है तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 8 आ गया। तो संख्या क्या होगी? संख्या समीकरण नंबर 1 में जो हमने मानी थी, समीकरण 1 में हमने माना था क्या? 10y + x। इसी में मान डाल देंगे। 10 × y का मान 1 है प्लस x का मान है 8। तो 10 × 1 = 10 + 8 बराबर 18। तो संख्या हमारी कितनी आ जाती है? 18। तो ये हमारा सवाल ये भी लग गया बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रश्नावली का देख लेते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा।
मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी उसने कुल रुपये 2000 निकाले हैं, जिसमें कुल नोट उसको 25 मिले हैं और कुछ इसमें 50 के हैं और कुछ 100 के हैं। अब हमें ये अलग अलग ज्ञात करना है कि कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 100 के हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। हम लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट बराबर y। अब जो फर्स्ट शर्त है, पहली जो शर्त है, उसके अनुसार कहा है कि कुल नोटों की संख्या 25 है। तो इसका मतलब है कि x और y को यदि हम जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। x प्लस वाई 25 आ जाएगा। अब आगे कहती है कि कुल रुपए जो उसने निकाले हैं वो 2000 रुपये निकाले हैं। कुल रुपए 2000 हैं और 2000 में जो 50 के नोट हैं वो कितने होंगे और 100 के नोट कितने होंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि 50 रुपये के माने हैं हमने कितने x नोट। तो 50 रुपये के जो नोट का कुल मूल्य होगा वो कितना आएगा, वो 50 इंटू x आएगा और प्लस 100 के कितने नोट हैं y, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल जो आएगी धनराशि वो कितनी आएगी, 2000। अब इसी में हम देखते हैं 50 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000। अब x प्लस 2y बराबर ये जो 50 है इधर बट्टे में चला जाएगा, बट्टे 50, 0 0 कट गया, 5 चक्कू 20 40। यानी हमारा समीकरण क्या बन गया, x प्लस 2y बराबर 40। इस समीकरण नंबर 2 हो गया और वो अच्छा लिखना नहीं भूल गया, इस समीकरण नंबर 1 था हमारा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 40। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो लाइन खींचेंगे, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। चिन्ह बदलना है हमें, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था माइनस हो गया। ये x कट गया, प्लस माइनस है और ये माइनस का 2y है, इसमें प्लस का 1y है, तो ये आएगा कितना, माइनस का y। 2y में से 1y जाएगा, y आएगा माइनस का। और 40 में से 25 गया, 15 बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 15। अब इतना तो हमें ज्ञात हो गया कि 100 रुपये के नोट हैं 15। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 25, y का मान है 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, ये 15 इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और 25 में से 15 गया 10, x बराबर 10 आ गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा था वही लिख देंगे इस प्रकार। x बराबर हमने क्या माना था, 50 के नोट, तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 तथा
100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y बराबर हमारा कितना आया है 15, तो ये हो गया 15। यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहीं पर 3.3 के ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने फाइनल कर दिए। इस तरीके से आप लोगों का ये जो अभ्यास 3 है वो भी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इतने सवाल अगर आप लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं, 1-2 बार आप देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर आपको बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है। और इसी तरीके से आप लोग शॉर्ट टाइम में इन सवालों को देख लीजिए, एक बार हल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों धन्यवाद। और अंत में आप लोगों से यही कहना है कि यदि वीडियो से आप लोग कुछ सीखते हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।